सैम्पलिंग थ्योरम को हम वेवफॉर्म की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज सिग्नल लिया, ये हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल है। और एक हमने क्या ले लिया, पल्स ट्रेन लिया। ये हमारा क्या है, कैरियर वेव है। क्योंकि हम पल्स मॉड्यूलेशन में जो भी कैरियर वेव यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रीट नेचर की यूज़ कर रहे हैं, मतलब पल्स ट्रेन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक पल्स ट्रेन हमने लिया। अब इसका हमें क्या करना है, सैम्पलिंग करना है। तो जब हमें इसकी सैम्पलिंग करना है तो सैम्पलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सिग्नल्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना होगा। प्रोडक्ट करने के लिए, क्योंकि हम डिस्क्रीट में बात कर रहे हैं, डिजिटल में बात कर रहे हैं, तो डिजिटल में प्रोडक्ट ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, एक एंड गेट क्या करता है, आपको प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, जिसके पास दो इनपुट्स होते हैं। एक इनपुट पर अगर आप मैसेज सिग्नल अप्लाई कर दें और दूसरे इनपुट पर अगर आप कैरियर सिग्नल अप्लाई कर दें, तो ये आउटपुट पे आपको दोनों का प्रोडक्ट अप्लाई करके देगा, दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म करके दे देगा। तो यहाँ पर देखिए कि एंड गेट के ट्रुथ टेबल से अगर आप देखें तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट्स आपके हाई होंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक इनपुट आपका लो हो जाता है, तो एक इनपुट अगर लो हो गया है तो आउटपुट आपका कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा या लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपका दोनों इनपुट हाई होगा उसी केस में आउटपुट आपको हाई मिलेगा। अगर कोई एक इनपुट, इन दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर लो हो जाता है तो उस केस में आउटपुट आपका लो हो जाएगा, मतलब कि ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कराना था, तो प्रोडक्ट कराने के लिए डिजिटल के केस में हमारे पास एंड गेट होता है। एंड गेट क्या करता है, हमें प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों सिग्नल्स को एक एंड गेट से पास कराएंगे। एंड गेट से पास कराएंगे तो ये हमें क्या करेगा, प्रोडक्ट करके देगा। तो अब देखिए, जैसे ही हमने इन सिग्नल्स को पास कराया तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये क्या है, हाई लो ऐसी पल्स ट्रेन है। तो यहाँ पर जो आपको सैंपल्स मिलेंगे वो सैंपल्स कब मिलेंगे, जब आपका हाई होगा सिग्नल, मतलब कैरियर सिग्नल जब हाई होगा और मैसेज सिग्नल हाई होगा, उसी केस में आपके पास आउटपुट मिलेगा। अगर कैरियर सिग्नल लो हो गया तो उस केस में आपका जो आउटपुट होगा वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये अगर सैंपल सिग्नल को हम S(t) से डिनोट कर दें तो जो सैंपल सिग्नल होगा वो क्या होगा कि जब आपका हाई है तभी आपको सैंपल मिलेगा, और जब आपका पल्स ट्रेन कैसी है, लो है, तो आपको कोई भी सैंपल नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ट्रेस होगा वो आपका मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कैरियर वेव के जो भी पैरामीटर्स होंगे वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वेरी करेंगे। तो यहाँ पर जो कैरियर वेव के पैरामीटर्स हैं, लाइक एम्पलीट्यूड, पोजीशन एंड विड्थ, तो ये आपका जो है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगा। तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेशन के केस में भी जो डेफिनेशन है वो वही फॉलो करेगी कि जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं कैरियर के, क्योंकि कैरियर आपका यहाँ पर पल्स ट्रेन हो गया है, वहाँ पर हम कैसा लेते थे, साइनोसॉइड लेते थे, हाई फ्रिक्वेंसी की साइनोसॉइड लेते थे। यहाँ पर हमारा कैसा है कि जो कैरियर वेव है उनके जो पैरामीटर्स हैं वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वेरी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही चेंज होकर के मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। तो जहाँ पर आपका मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल हाई होगा वहीं पर आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब वहीं पर सैंपल मिलेगा, और बाकी सैंपल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली पल्स है और ये क्या है, आपका हाई है, तो आपको पहली पल्स के लिए हाई आउटपुट मिल जाएगा। देन आपकी नेक्स्ट पल्स क्या हो रही है, लो हो रही है। तो जैसे ही लो का मतलब क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका पल्स जो है वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए लो हो गया। उसके बाद फिर आपका ये हाई है और ये आपका मैसेज सिग्नल कैसा है, हाई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी तरीके से फर्दर आपका फिर ये लो हो गया है, तो लो हो गया है तो जैसे ही मैसेज सिग्नल यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा हाई वाले से, लो और हाई जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से फर्दर आपका ये प्रोसीड होता रहेगा। एक इनपुट अगर आपका लो हो गया तो आउटपुट में आपको कोई सैंपल नहीं मिलेगा, और अगर दोनों इनपुट्स आपके कैसे हैं, हाई हैं, तो आपको सैंपल्स मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर
आपको धीरे धीरे ऐसे करके सैंपल्स मिलते रहेंगे। पूरा ही ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। ये जो सैंपल आपको मिला है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही मिला है, मैसेज सिग्नल के जैसा ही दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे, जो भी आपका ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिकवर कर पाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर सैंपल्स आपके बहुत कम रहेंगे, तो सैंपल्स अगर आपके बहुत कम है तो सिग्नल को, जो भी आपका ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है। इसी तरीके से दो सैंपल्स के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग टाइम पीरियड या फिर सैंपल टाइम पीरियड या फिर सैम्पलिंग टाइम इंटरवल। तो इसको दो सैंपल्स के बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसको हम TS से डिनोट करेंगे। और ये जो आपको एक पल्स मिली है वो क्या कहलाएंगे, ये आपके सैंपल्स कहलाएंगे। तो आपको ऐसे ही हर सैंपल के बाद, हर टाइम पीरियड के बाद आपको सैंपल्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे उतना ही आपका इजी होगा ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाना। तो अगर टाइम पीरियड यहाँ पर TS है, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी अगर आप फाइंड आउट करें तो फ्रिक्वेंसी जो आपकी फाइंड आउट होगी वो क्या फाइंड आउट हो जाएगी, तो TS इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ FS होता है। यहाँ से हम, क्योंकि ये क्या है, सैम्पलिंग टाइम पीरियड है, तो FS क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ये आपका क्या है, सैम्पलिंग टाइम पीरियड है। ये आपका सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी FS हो गया और ये सैम्पलिंग टाइम पीरियड TS है। यहाँ से अगर हम FS निकालें तो FS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/TS। तो इस 1/TS को हम क्या कह सकते हैं, सैम्पलिंग रेट कह सकते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ TS क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग रेट कहलाएगा। सैम्पलिंग रेट का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में आप कितने सैंपल्स ले पा रहे हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैसेज सिग्नल का जो सैंपल है आपको वो हर TS सेकेंड बाद मिल रहा है। तो यहाँ पर आप हर TS सेकेंड बाद कितने सैंपल्स ले पा रहे हो, ये आपका क्या बताता है, सैम्पलिंग रेट बताता है, जिसको हम 1/TS से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, सैम्पलिंग रेट हो गया। अभी जो सैम्पलिंग रेट है, हमने सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा था कि जो हमारा सैम्पलिंग रेट होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM होना चाहिए, जहाँ पर जो FM था वो क्या था, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी मैसेज सिग्नल की। तो अब हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल की क्यों लेते हैं, पहले उसको समझेंगे। फिर जो स्टेटमेंट था हमारा कि सैम्पलिंग रेट जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए हम उसको समझेंगे अब। तो यहाँ पर हमारा जो सैम्पलिंग थ्योरम है वो FS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM है। FM क्या है, हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हम क्यों अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक मैसेज सिग्नल अज्यूम किया जिसमें बहुत सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका पाई टी, मतलब साइन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है, उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ये जो आपका FM है, ये FM क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है। तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो क्या होता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू, आप पुट कर दीजिए जो आपको इक्वेशन में मैसेज सिग्नल में गिवन है। तो मैसेज सिग्नल में हमारे पास जो पहला सिग्नल है उसका जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट गिवन है वो क्या दिया हुआ है, पाई टी दिया हुआ है। तो इससे हम कंपेयर कराएंगे, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई टी, टी कैंसिल हो जाएगा आपका, ओमेगा एम इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। ओमेगा एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2π/FM होती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, FM की वैल्यू इजली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो आपका FM निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हाफ निकल के आएगा, मतलब 0.5 हर्ट्ज निकल के आएगा। तो जो आपके पास मैसेज सिग्नल, पहला मैसेज सिग्नल है, उसका जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट निकल के आया है वो क्या निकल के आया, 0.5 निकल के आया है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को भी इसी तरीके से हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो जैसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा वो क्या निकलेगा, 1 हर्ट्ज निकलेगा। सिमिलरली जब आप थर्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, थर्ड कंपोनेंट से जो आपको मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो 1.5 हर्ट्ज मिलेगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ईजिली कि यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है 1.5 हर्ट्ज है,
यहाँ पर आपको ये क्या है 1 है और ये 0.5 है जो कि इनसे कम है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट तो आपका FM है। अब हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप 0.5 कंपोनेंट लोगे, मतलब फ्रिक्वेंसी अगर आप मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 0.5 लोगे तो ये दोनों आपके छूट जाएंगे, क्योंकि जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो उस टाइम पर जो कैरियर सिग्नल होगा वो 0.5 तक की वैल्यूज़ तो लेगा, उसके बाद आपका जो मैसेज सिग्नल है 1 और 1.5 उसको वो कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट लिया है वो 0.5 हर्ट्ज़ लिया है। अगर हम 1 लेंगे तो 0.5 तो कवर हो जाएगा लेकिन 1.5 छूट जाएगा। अगर हम 1.5 लेते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों रेंजेस कवर हो जा रहे हैं, जो लोअर ऑर्डर कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इस रेंज में कवर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स लेते हैं कि हम एक बार में सारे के सारे कंपोनेंट्स को क्या कर सकें, कवर कर सकें। अगर हम लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ले लेंगे तो जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट लॉस्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो बाद में रिकवर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही हम लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ले लेंगे। लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स लेंगे तो हमारा हायर ऑर्डर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट छूट जाएगा, और ये क्या है, मैसेज सिग्नल की ही फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि आपका मैसेज सिग्नल क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा हायर ऑर्डर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो FM = 1.5 हर्ट्ज़ हम कंसीडर करेंगे। अब ईजिली हम कह सकते थे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 पाई मैक्सिमम है, तो हम बिना इस तरीके से फाइंड आउट किए 3 पाई ले लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा लीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ दी जाती हैं वो कभी कभी ऐसी दे दी जाती हैं कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएंगी, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। देखने में आपको लगेगा कि वो हाईयर है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा कैलकुलेट करने के बाद ही आप फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कीजिए कि आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है। देख करके ऐसे मत लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है, तो यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं कि 3 पाई ही ज़्यादा है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं बिना इसको मतलब इस तरीके से कैलकुलेट किए हुए, फ्रिक्वेंसी निकाले हुए। लेकिन हमेशा इसको क्या करिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, देन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आप देख लीजिए। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हम सैम्पलिंग रेट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2FM क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सैम्पलिंग थ्योरम है उससे 3 केसेस बनेंगे। एक में जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है या फिर सैम्पलिंग रेट है वो = 2FM हो जाए, उसको हम क्रिटिकल सैम्पलिंग बोलते हैं, या फिर इसको न्यूक्विस्ट रेट भी बोलते हैं। सेकंड आपका केस बनता है जब आपका सैम्पलिंग रेट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2FM हो जाए, उसको हम ओवर सैम्पलिंग का केस बोलेंगे। थर्ड केस बनेगा कि आपका सैम्पलिंग रेट जो है वो लेस देन 2FM हो जाए, तो अंडर सैम्पलिंग का केस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम कह रहे हैं कि FS क्या है हमारा, ग्रेटर देन है 2FM से, तो अगर हमारा सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पल्स ट्रेन है, पल्स ट्रेन अगर हम यहाँ पर इम्पल्स, तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि सैम्पलिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सैम्पलिंग रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो आपका सैम्पलिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा, तो जो आपको पल्सेस मिलेंगी वो बहुत ही पास पास मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए पल्सेस आपको बहुत पास पास मिलेंगी, तो जैसे ही आप मैसेज सिग्नल अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो आपने जो भी मैसेज सिग्नल अप्लाई किया, तो अब देखिए जब इन दोनों का प्रोडक्ट होकर के आपको सैम्पल्ड सिग्नल मिलेगा, तो जो आपको सैम्पल्ड सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, आपको सैम्पल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि आपको सिग्नल को रिकवर कर पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि सैम्पल्स आपको बहुत सारे मिले हैं। तो जब आप इसका ट्रेस निकालेंगे तो हूबहू कैसा दिखेगा, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही दिखेगा। तो जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन है या फिर रिकवर है, हम ईजिली कर पाएंगे अगर हमारा जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है, या फिर इक्वल के केस में यही केस बनेगा कि यहाँ पर जो भी आपका सिग्नल है वो रिकवर हो पाएगा इन दोनों ही केस में। लेकिन जैसे ही हमारा सैम्पलिंग रेट हम क्या कर रहे हैं, लेस देन कर रहे हैं। सैम्पलिंग रेट लेस देन करने का मतलब क्या है कि हम जो सैम्पलिंग पीरियड है उसको बढ़ा दे रहे हैं। सैम्पलिंग पीरियड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पल्स ट्रेन है वो बहुत दूर दूर हो जाएंगी। अगर पल्स ट्रेन बहुत दूर दूर हो जा रही हैं और जैसे ही हमने कोई मैसेज सिग्नल अप्लाई किया, तो जब आप मैसेज सिग्नल अप्लाई करोगे उन दोनों के प्रोडक्ट से जो आपको सैम्पल्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो बहुत दूर दूर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमको केवल 2 ही सैम्पल्स मिल रहे हैं ऊपर, और नीचे ऐसे ही
ये सैंपल्स। तो अब इनको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये किस शेप का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब सैंपल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे, मतलब कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी अगर हमने उसको लेस देन कर दिया, तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी लेस देन करने से क्या हो जाएगा कि सिग्नल हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जब सिग्नल को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग रेट को बहुत ही हाई रखते हैं। मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उससे बहुत हाई रखेंगे, जिससे हमारा सिग्नल जो है वो रिकवर हो पाए।